वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। अफ़गानिस्तान में हमने जी कुछ 800 दफ़ा सफारती तौर पे पहले भी एफर्ट कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ख्याल है कि वहाँ जाके कोई माफ़ी उनसे मांगे, वो तो हम नहीं मांगते। वो तो हमारा एक नैरेटिव है, जो उन्होंने किया है उसका जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है और आइंदा भी देंगे इंशाअल्लाह। मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भाई तो गुस्से में आ गए ना। बात ये है कि मेरा ये मकसद, मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ पे खुद चल के चले जाएं। सफारतकारी जो होती है वो ये नहीं होती कि आप खुद चले जाएं। कि उनको एंगेज किया जाए, राब्ता किया जाए। वहाँ पे सारे लोग तो बुरे नहीं ना होंगे, मुसलमान है वहाँ पे बड़े अच्छे अफगानी भी होंगे। सबके सब तो हर मुमलिकत में, तो हर मुल्क में रखना चाहिए, दरवाजे खुले रखने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, हर एक को बिठाना चाहिए। और एक बहुत बड़े पन का पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल साहब को आज भी लोग सलाम पेश करते हैं, जो उन्होंने ये कदम उठाया था। ठीक है, मैं कहती हूँ कि उसी को सामने रखते हुए अभी भी किसी का ना पीछा छोड़े। अमेरिका, ईरान, ये जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया इसको जारी सारी रखे, इसका बल्कि इसका ज्यादा बड़ा इसको बढ़ा दें, ज्यादा बड़े लेवल पे इसको फैलाएं, इसको लेके चलते जाएं। लोग अगर कोई फब्तियां कसते हैं, कोई कहता है जी नाकाम हो गया, ये हो गया, सब बकवास बात है। जब आप सिफारती कदम उठाते हैं, जब आप डायलॉग का रास्ता खोलते हैं, मुश्किलात भी आती हैं और कोई नाकामी नहीं है। ये भलाई की बात है, ये अच्छी बात है। आमना साहबा बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ही क्रिटिकल और बड़ा टिपिकल और बड़ा मुश्किल और पेचीदा काम था जो फील्ड मार्शल ने किया है, और पाकिस्तान का एक इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। नुसरत वाहद साहबा, ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान इस पे आगे कुछ भी ना करे, जो पाकिस्तान ने कर दिया पहले, वो इतना बड़ा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया उसकी गवाह है। कोई पाकिस्तान से उसका क्रेडिट नहीं छीन सकता। अभी हमारे दोनों मेहमानों का ख्याल है, नुसरत साहबा, तंगी साहब का भी और खान साहब का भी, कि अमेरिका अपर हैंड है उसका और ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसकी ज़रूरत नहीं थी और इसका खमियाजा अल्टीमेटली ईरान को भुगतना पड़ेगा। तो आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए, मैं इत्तेफाक भी करती हूँ और नहीं भी करती। अमेरिका सुपर पावर है, जाहिर है उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और जिस तरह अपने रिसोर्सेज को उसने फैलाया हुआ है, हर मुसलमान मुल्क में आप देखें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, वहाँ पे उसके अड्डे पाए जाते हैं। और वो वहाँ जब वो बन रहे थे तो उन मुल्कों का ख्याल था कि ये हमारा डिफेंस करेगा अमेरिका, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि वो उनके डिफेंस के बजाय वो तो इसराइल का डिफेंस कर रहा था, और फिर वहां से वो ईरान को तबाह करने के लिए वो काम आए सारे। तो अब इस वक्त ईरान वो नहीं है जिसको शिकस्त हो जाएगी। मैं अभी भी यही कहती हूँ, इसको शिकस्त नहीं होगी, हो सकती नहीं है। हाँ, बहुत टफ टाइम जरूर आएगा ईरान के ऊपर, क्योंकि उनके पास देखिए रिसोर्सेज सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज्यादा उनके पास असलहा है या वेपन्स हैं या फला है या जिसका, इस तरह की चीजों के अलावा भी उनके पास पैसा बहुत है, और उस पैसे से वो सब कुछ खरीद सकते हैं और खरीदते रहे हैं। तमाम मुल्क आप देखिए, यूरोप जो है वो उनसे अलग हो गया था। इंग्लैंड समेत, जो हमेशा जिसके बारे में होता है कि वो पपी है उसका, अमेरिका का, जो अमेरिका कहता है उसके पीछे पीछे तो मिलाते हुए चलता है, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। और बाकी ममालिक ने भी यही कहा कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इनके ऊपर बिलीव करते रहे और वो सारे गलत थे काम जो भी इन्होंने किए। तो वो चीज सामने रखते हुए मैं नहीं समझती कि अमेरिका बहुत देर तक आगे चल सकेगा। इसको ईरान को इंशाल्लाह जरूर फतह होगी, ये पक्का फतह ईरान को उधर से जनाजा जा रहा है और इधर से हमले हो रहे हैं। तो ये कोई भी जो जरा सा भी सेंस रखता हो ना, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है। जुल्फकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं? हमारे दोनों मेहमानों की राय भी आपने सुनी। नुसरत वाहद साहबा भी कोई उम्मीद की बात कर रही हैं, ईरान को सपोर्ट कर रही हैं कि ईरान जीतेगा और फतह हासिल होगी। आमना उल्फत साहबा का भी यही ख्याल है, लेकिन दूसरे दोनों मेहमानों का ख्याल है कि अमेरिका के पास ताकत ज़्यादा है, अपर हैंड है उनका, और ट्रंप दोबारा से नई तैयारी करके आए हैं। तो आपके ख्याल में आप इस जंग का नतीजा क्या देख रहे हैं? जुल्फकार साहब, इसके अंदर ईरान जीते अमेरिका जीते, असल बात तो है नुकसान तो इंसानियत का है। आपने इस दुनिया के अंदर पीस को कायम करना है। अमेरिका के पास तो बहुत बड़ी ताकत है, अगर वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करता है तो ये तो बराबरी की बात नहीं है। ईरान तो एक
बड़ा बहादुर नेशन है कि जिसके पास ज़राए वसाइल होने के बावजूद उसने बड़ी हिम्मत के साथ स्टैंड लिया और अमेरिका का मुकाबला किया। उसके मुकाबले में अगर कोई और मुल्क होता तो शायद वहां पे रजीम भी चेंज हो जाती, घुटने भी टेक देते और वो आके कहते कि यार हमें अपनी 51st स्टेट भी बना लो। लेकिन ईरानियों ने स्टैंड लिया है। मसला ये नहीं है कि ईरान जीतेगा या अमेरिका जीतेगा, तबाही कौन ज्यादा कर सकता है, किसके पास ज़राए वसाइल है। हमें इस चीज को देखना है कि जो है सेंटिटी जो विजडम प्रिवेल करना चाहिए और हमें इस चीज को करना चाहिए जो पाकिस्तान ने पहले रोल प्ले किया है। ये पाकिस्तान ने एक डायलॉग की विंडो खोली है, दोनों साइड पे बीच में इंटरवीन किया है। जिस टाइम पे ट्रंप ने अटैक करना था पूरे ईरान के ऊपर, हो सकता है न्यूक्लियर अटैक कर देता, उस टाइम पे पाकिस्तान ने आके वो जंग को रोका। और इस टाइम पे ईरान ने अटैक किया या अमेरिका ने किया, मैं कहता हूँ गलती दोनों साइडों में किसी की भी हो, इस टाइम पे तमाम मुल्कों को बीच में जो एक अच्छा रोल नहीं अली बदर साहब वो ठीक है, वो आपकी दोबारा से प्ले करना चाहिए। आपकी सोच है, हमारी भी ये ख्वाहिश है ऐसा हो, पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हो, सुलह हो जाए। लेकिन सरेदस्त पाकिस्तान ना हो सर एक्टिव, दुनिया का कोई भी मुल्क हो जाए, पाकिस्तान ने कोई जरूरी नहीं है वो, उस टाइम पे तो दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने आके अपना रोल प्ले किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भी आ गया। अभी किसी और मुल्क को भी चाहिए आके खड़ा हो, ट्रंप को आके कह के ना करो जंग, तो ये तो पाकिस्तान की हिम्मत थी ना। फील्ड मार्शल साहब ने स्टैंड लिया और उन्होंने उस चीज पे, अमेरिका भी फेस सेविंग चाहता था तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है जी, हमें प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल ने बोला, हम रुक गए। तो बात यह है कि अभी भी दोनों मुल्क चाहते हैं कि कोई आके इंटरवीन करे, को मीडिएट करे, लेकिन पाकिस्तान भी देख रहा है, दीगर मुल्क भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है 10-15 दिन जो जंग करनी है कर लें, 20 दिन कर लें, महीना कर लें, एट द एंड ऑफ द डे फिर जाके किसी टेबल पे बैठना है और मामलात को तय करना है। तो दोनों मुल्कों की तरफ से, दोनों मुल्कों की लीडरशिप को ये चाहिए कि इसमें जितना जल्दी बैठ के कर लेंगे, दुनिया की इकोनॉमी को भी, मुल्कों को भी इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, अदरवाइज भी नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को इंसानियत का, लोगों का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान तो उस जंग को रोकने के बाद अब इंटरनली बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपनी औकात से बढ़कर प्ले करता है। बहादुर फील्ड मार्शल हमारे पास है, जिधर इंडिया को जंग हराई उधर ईरान को भी रोक दिया कि अमेरिका को भी रोक दिया कि ईरान के ऊपर ना करे। आपकी और मेरी ख्वाहिश पे तो जाहिर है ये नहीं होना, लेकिन हम अच्छी सोच सकते हैं की बात कर रहे हैं जुल्फिकार राज साहब, ख्वाहिशात तो हमारी इससे भी बढ़ के हैं कि ख्वाहिशात पे मुल्क और सियासत होती नहीं। हाँ ठीक बात, लेकिन आपके साथ साथ हमारी भी ये ख्वाहिश है कैसा हो, अमन कायम हो। लेकिन मुसीबत ये है कि अमेरिका को आज तक जो कुछ मिला है, 250 साल उसको कायम हुए हैं, 300 जंगें वो लड़ चुका है, उसको तो सारा कुछ जो कुछ मिला है इसी जंगों के नतीजे में मिला है, इसी बदमाशी के नतीजे में मिला है। और अमेरिका से कुछ सिविलाइज्ड किसी बिहेव की कोई तवक्को अगर करता है तो मुझे नहीं समझ आती कैसे करता है। लेकिन कन साहब, पहले भी ईरान ने एक लंबी जंग लड़ी और उससे पहले 40 साल से पाबंदियों की जद में है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई अटैक ईरान ने बर्दाश्त किए, ईरानी कौम ने बर्दाश्त किए। और अब जितनी ब्रूटली ईरान के ऊपर बम्बिंग हुई है और अब भी जारी है, पहले अमेरिका था, फिर इसराइल था, अब नेटो सारा मिल के कर रहा है, ये यूएई ने अपना हिस्सा डाला, सब ने जोर लगाया। इसके बावजूद ईरानियों ने ना आपसे कोई मदद की अपील की है, ना उन्होंने दुनिया से कोई मदद की अपील की है, ना फाइनेंशियल हेल्प की अपील की है। वो तो खड़े हैं और सस्टेन कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ईरान के बारे में हमारी जो कैलकुलेशन है, हम लोग समझते हैं कि ईरान, जैसे तंगी साहब कहते हैं कि ईरान का कुछ नहीं बचेगा, ये समझ नहीं आ रही हमें। तो वियतनाम की जंग भी हमारे सामने, 33 लाख वियतनामी उसमें मर गए थे, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे जीते तो वही जो सर्वाइवल की जंग जब बन जाती है, ईरानियों के पास तो खोने के लिए है कुछ नहीं। कन साहब, अफगानिस्तान से भी तो 20 साल जंग करके भागे। अच्छा सर, मैं अपने जुल्फिकार राज साहब, बात ये है कि हम ईरानियों का ऑलरेडी पहले बहुत नुकसान हो चुका है और अब दोबारा नुकसान हुए। लेकिन आप एक याद रखें कि ईरान जो कौम है ना, वो एक इनहेरिटेडली होमोजीनियस लैंग्वेज और हेट्रोजीनियस ज्योग्राफी है इसकी, और इसलिए इसमें
जो इनकी ये होमोजेनिटी है, ये इनमें काफी क्या वो इनमें यूनिटी पैदा कर देती है। तो जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले नुकसान हुआ है, वो अब जो अमेरिकन जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहे हैं या इन पे अटैक्स कर रहे हैं, उसमें वो बड़ी एहतियात कर रहे हैं। वो कोई ऐसा टारगेट नहीं लेना चाहते जिससे ह्यूमैनिटी जो है वो उनके खिलाफ खड़ी हो। अच्छा, तो वो बड़ा प्रिसाइज बड़ी दोस्ताना किस्म की बॉम्बिंग कर रहे हैं। और उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या जो क्या पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनको हिट नहीं कर रहे। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया या ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो उनको कर लिया, उन्हीं के साथ वो चल रहे हैं, या कोई मिलिट्री बेसिस है उनको हिट कर रहे हैं, वो बाकी जगहों पे नहीं जा रहे हैं। और दूसरी चीज आप याद रखें कि जो कि मैं आपको कह रहा हूं, जो बेटर मैनेजमेंट ट्रंप की तरफ से चल रही है वो ठीक है, उसमें उसने अगर मीडिया को मैनेज किया है। दूसरी चीज जो उसने मैनेज किया है वो ऑयल मार्केटिंग मैनेज की है। आप ऑयल की प्राइसेस 80 से ऊपर नहीं जा रही है, नीचे है। पिछली बार तो 120 में चली गई थी। तो ये जो चीज है उसको उसने ये ऑयल की मैनेजमेंट सीख ली है और उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, जिससे दुनिया चीखे मारे। अगर ये प्राइसेस ऊपर गई तो दुनिया चीखे मारेगी और ओपिनियन चेंज होगा। तो वो ये दोनों चीजें वो मैनेज कर रहा है, मीडिया को भी और ऑयल प्राइसेस को भी मैनेज कर रहा है। तो ये उसकी तरफ से बड़ी बड़ी एडवांस प्लानिंग के साथ वो दोबारा यानी तो लेट्स सी व्हाट डज हैपन। और इट विल टेक अभी एटलीस्ट 10-12 दिन और देखें किस तरीके से ऊंट करवट बैठता है। अभी आप ईरान को भी अंडर एस्टिमेट मत करें। ईरान के पास भी बहुत कुछ है। ये अच्छा। हम अब इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। अब ईरान के पास काफी कुछ है, चाइना ने और खुद उसने काफी चीजें डेवलप की हुई हैं। तो अगर वो अपने आप को क्या बेबस होता देखेगा तो वो डेस्परेशन में काफी चीजें कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें जंग ज्यादा देर नहीं लड़ी जाएगी। अमेरिका का जो है ना अपने इसको मैनेज करेगा, जो उसका क्या जो हालात है उनमें अपनी जुल्फिकार साहब ने अल्लाह न करे कि ईरान में मजीद शहादतें हो, अच्छा। अवाम शहीद हो, उनके मिलिट्री लीडरशिप शहीद हो। लेकिन मुझे बहुत डर है और मुझे होप है कि आने वाले, अगर अल्लाह न करे, आपको क्यों डर है इस चीज का? मुसलमान तो शहादत से डरते ही नहीं। ईरानी जब नहीं डर रहे तो आपको इतना क्यों खौफ है? ईरानी कौम तो कह रही है कि हम शहादत से डरते ही नहीं, हम तो शहीद होना चाहते हैं। देखिए, शहादत से डरना या शहादत से न डरना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामी तालीमात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि अल्लाह न करे कि ईरान की लीडरशिप का बहुत नुकसान मजीद हो जाए, जंग इस्लामी तालीमात के मुताबिक लड़ रहे हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये जंग जारी रही 10-15 दिनों में तो लीडरशिप का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से कहूँ। तंगी साहब, आपने पहले भी बड़ा डराया था हमें, लेकिन उसके बाद जब मुआहदा हुआ था तो ऐसे लगा कि जैसे ईरान जीत गया और अमेरिका हार गया। 14 निकात थे, 14 निकात चीख चीख के एक लफ्ज़ कह रहा था कि ईरान जीत गया। अब भी आप कह रहे हैं 10 दिन और देख लेते हैं, हफ्ता और देख लेते हैं। जी अमन साहब, देखिए, सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, इससे भी बड़ा कि ये तमाम सुपर पावर्स जो आज पता नहीं चांद को आगे छोड़ के मरीख और मुश्तरी तक पहुंच गए, इनको ये नहीं पता कि इस कुर्रा अर्ज़ को, ये इतनी बड़ी कायनात में ये क्या एक ज़रीर हकीर तरीन ज़र्रा रेत का जो होता है ना, उसके बराबर भी नहीं है। ये इसको यहाँ पे क्यों बर्बाद करने चले हुए हैं? ये अपने हाथों से क्यों इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं? ये क्यों इसके ऊपर बम्बारमेंट कर करके ओजोन लेयर को फाड़ के और यहाँ पे बीमारियाँ तापकारी फैला के, ये क्या ये शायद इन्होंने, मुझे लगता है कि ये ट्रम्प साहब ने कहीं मुश्तरी में या मरीख पे जाके ना अपना कोई बंकर या कोई अपना कोई स्टेट वगैरह बना ली हुई है। इनको ये पता है कि हमने यहाँ से निकल जाना है, तो इस दुनिया को जो है ना ये उड़ा दो, हर एक को अपनी जाती अना और अपने उसमें फिरौनियत में अपनी उसमें ये इसको आग लगा दो। वो जैसे वो रोम जल रहा था तो वो नीरो बंसरी बजा रहा था, तो ये इसी तरीके से ये ट्रम्प साहब शायद इन्होंने कोई खला में कोई खलाई स्टेशन पे कोई अपनी स्टेट बना रखी है, इसके इनके साथ साथ बड़े और बैठे होंगे। खुदारा मुझे नहीं समझ आती ये सुपर पावर के ये जो बड़े बड़े टाइकोन या बड़े बड़े ये बैठे हुए फेस, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। इसको नहीं समझ आ रही, वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। नुसरत वाद साहब, आप फाइनल आप जरा बताइएगा
कि तंगी साहब ने तो ईरान को तंबीह कर दी, समझा भी दिया कि आप इस तरह चल सकते हैं, बेहतर ये होगा। आपके ख्याल में ईरान को अब क्या करना चाहिए? ईरान को यही करना चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत करनी है उसने। अगर कोई जो भी उसका, देखिए शुरू से ईरान ने एक अपना स्ट्रेटजी रखी हुई है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, कि जो उसके मुल्क में हमला करेगा वो वापस उसके मुल्क में हमला करेगा। और इससे उसने जो तबाही मचाई है वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह अबू धाबी गायब हो गया, बाकी तमाम ममालिक किस तरह उनको नुकसान हुआ है, वो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक वो मुल्क जो कि सिक्योर समझा जाता था, पूरी दुनिया से लोग आके वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब वहां पे कोई नजर नहीं आता, खाली, बिल्कुल खाली पड़े हुए उनके एयरपोर्ट हर चीज। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? आपने ईरान के ऊपर हमले किए, ईरान उसका जवाब दे रहा है, और पहले भी दिया है और अब भी देगा, और इंशाल्लाह हम बीइंग अ मुस्लिम हमें पक्का यकीन है कि ईरान जीतेगा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मैं अगेन कहूँगा, मैंने कर्न साहब को भी पहले कहा कि ईरान है जो पिछले 40-50 साल से पाबंदियों की जद में है, बमबारी दुनिया का कोई जदीद हथियार नहीं जो उनके पे आजमाया नहीं गया, ना वहाँ ट्रैफिक रोक रही है, ना बिजली जा रही है, ना उनकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ज़िंदगी भी नॉर्मल है। और एक ऐसा मुल्क जो अभी जंग से निकला नहीं, उसने 100 ममालिक के वफूद को वहाँ पे होस्ट किया है, करोड़ों लोगों का इज्तिमा हुआ है, करोड़ों। और हमारा इस्लामाबाद में 3 VIPs ने आना था, तो पूरे 1.5 महीना इस्लामाबादियों की और पिंडी वालों की जो हालत हुई है, पूरे पाकिस्तान के नाके लगे हुए थे। मैं हैरान हूँ कि आप ईरान के बारे में हमारे दानिश्वर जो बात करते हैं, ये इन चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती इन्हें? सर वो ईरान ने अपने आप को कौम बना लिया ना, सरवाइव कर गए इतने साल। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, कौम सिर्फ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया हुआ। तो तैयारी नहीं की, हमने तो तैयारी नहीं की जुल्फ़िकार आज साहब। हमें तो सुई से लेके जहाज तक जितनी हमें सपोर्ट थी चाइना की, हर चीज बनानी चाहिए थी। वही सारी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में लगनी थी वो वियतनाम में, कंबोडिया में जाके लग गई है। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, आपने CPEC भी नहीं बनने दिया। तो बात कहने की ये है कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल इश्यूज इतने हैं कि हम अपने आप को, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, वी आर नॉट पुटिंग आवर हाउस इन ऑर्डर। जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे हम कुछ भी कहीं पे भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी मौजूदगी में, पार्टीज का आपस में कोई हारमोनी। अली बदर साहब आपकी मौजूदगी में तंगी साहब से आखिरी सवाल है। तंगी साहब, मैं लाहौर रहता हूँ डिफेंस में, बारिश बादल हो ना कामों की, तो लाहौर की बिजली चली जाती है और पूरा दिन नहीं आती। आप जिस ईरान के बारे में आप बार बार वार्निंग देते हैं ना, कम अज़ कम इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी किया करें कि वो ईरान जहाँ पे दुनिया का बड़े से बड़ा बम लग रहा है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल ये है कि वहाँ पे न बिजली जा रही है। मैं दावे से कहता हूँ कि लाहौर में डिफेंस से ज़्यादा पोश इलाका नहीं है, खाना पीना कामों की मुरीद के में बादल हो ना तो हमारी बिजली लाहौर की चली जाती है। आपकी हालत ये है। और सुने, इस्लामाबाद में आपके मुज़ाकरात होने थे, 2 महीने आपने लोगों को जलीलो रसवा कर दिया है। तो उस ईरान को हम मशवरे दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि बच जो अमेरिका आएगा तानु खा जाएगा। अमेरिका को तो उन्होंने बड़ी दफ़ा आजमाया है, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जीतेगा उनसे। जुल्फ़िकार साहब, एज ए एंकर आपको हक है और एज ए पार्टिसिपेंट मुझे हक है। वक्त साबित करेगा, आपकी सोच को और मेरी सोच को साबित करेगा कि कौन गलत थे कौन ठीक थे। तंगी साहब, पहले जो हुआ है, पहले जो MOU हुआ है, देखिए जो पहले MOU हुआ है तंगी साहब, आप इस्लाम की मुसलमान में इतने जज्बात सोचते हैं, खुले दिल से नहीं सोचते। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है कि वो दो फुटबॉल की 2 टीमें खेले और एक मुसलमान टीम और एक अमेरिकन टीम और वो मुसलमान जीतेगा, वही जीतेगा जो अच्छा खेलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? खुदा का खौफ करें, जज्बात में ना आए। नहीं, आप इतने जज्बात की मैं तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन कह रहा हूँ। मैं जज्बात में तो आ ही नहीं रहा, मैं तो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। इसमें कोई जज्बात नहीं है, इसमें कोई जज्बात नहीं है। मैं तो जो नजर आ रहा है, देखें आपने तंगी साहब पिछले 4 महीनों से, तंगी साहब 4 महीनों से आपने कहा कि अमेरिका खा जाएगा, ईरान हार जाएगा। ईरान नहीं हारा। तबाह किया आपने, आवाम को तकलीफ दी,
पूरी दुनिया अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के इस किरदार को। आप कह रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान उसको की कौन मना हुकूमत कर रहा है? आवाम को तकालीफ पे उसको मुब्तला कौन किया। उसके अगेंस्ट है भाई? नहीं नहीं, मैं आप कह रहा हूं कि हमारे पल्ले क्या है, आप तो ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकते। मैं यार, ये उस मुस्लिम रोल ये की काम बात करते नहीं हैं, कर रहा। हुकूमत है, रोल देने तो के लिए हमारा, बोलते हैं। देखें, रोल तो हमारा हुआ है। मैं गलत कहता तरफ ले जा रहे हूं हैं बात चलो को। उसको मुज़ाकरात को छोड़ दे। एक वीआईपी ने आना हो तो आपका 2 हफ्ते आपकी सड़कें ब्लॉक रहती हैं, चलो इस तरफ आ जाएं, आप उसको मुज़ाकरात को छोड़ दें। सारी ये वो चीज़ें हैं। बदकिस्मती से तंगी साहब, टाइम हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। खुदा के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ को समझा करें, देखा करें। ईरान किन पाबंदियों से गुजरा है, दुनिया से उसने 1 टका नहीं मांगा, किसी से, किसी को अपील नहीं की, जोली नहीं ऐसे की। फैलाई नहीं। और आप अपनी हालत देख लें, ईरान की हालत देख लें, फिर मेरा ख्याल है पेशीन गोई करते हुए हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी तमाम मेहमानों का, आपने सबका नुक्ता नज़र सुना। कल इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।